मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक कृतिका जिसके पाठ 2 मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखित पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसी पार्ट के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने लेखिका की नानी की स्मृतियों के बारे में जाना, लेखिका की माँ के बारे में जाना, उनकी परदादी का स्वभाव कैसा था उनके बारे में जाना, उनके घर के वातावरण कैसा था उसके बारे में जाना। फिर लेखिका की भारत की स्वतंत्रता से जो जुड़ी यादें थी उनके बारे में जाना कि किस प्रकार से वो देश की आज़ादी में भाग लेना चाहती थी, परंतु उनके पिता ने मना कर दिया और उस प्रकार से फिर उन्हें एक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया, जिससे उन्होंने रोना धोना बंद करके उसी उपन्यास में वो खो गई। आइए आज हम लेखिका के भाई बहनों का व्यक्तित्व, उनकी और उनकी बहन की शादी का निर्णय, इन सब के बारे में आगे पढ़ते हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़का होने के नाते किसी हीन भावना, लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। अर्थात लेखिका की जो माँ थी वो कहती, लेखिका मानती है कि हमारी माँ की मन्नत का ही असर रहा है, जिससे कि हम चारों बहनें किसी भी हीन भावना का शिकार नहीं हुई और जो हमारी नानी थी, दादी थी, परदादी थी, उन सब की परंपराओं को भी हमने बरकरार रखते हुए उस पर चलने से भी इनकार, एक प्रकार से उनका पालन करते हुए कभी कभी हमने उन पर इनकार भी कर दिया हो, ऐसा वो लेखिका मानती है। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। लेखिका की बड़ी बहन का नाम है मंजुल भगत, घर का नाम रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, अर्थात उनका जो घर का नाम था रानी था, परंतु जैसे ही उन्होंने लिखने की कला सीखी अपना नाम परिवर्तन करके मंजुल भगत कर दिया, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं है। अर्थात उन्होंने क्या किया कि अपने पति के नाम से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जिससे उनके कोई भी जो हीन भावना थी वो बाधा नहीं बनी। इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पे मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। जो लेखिका थी वो दूसरे नंबर की थी, अपनी बहन से छोटी, उनका घर का नाम जो था उमा था और बाहर उन्हें सब मृदुला गर्ग अर्थात मृदुला के नाम से, यानी कि उन्होंने फिर लेखन कला भी मृदुला के नाम से लिखी। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। जब लेखिका ने लिखना शुरू किया, लेखन कला प्रारंभ की, उससे पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। अर्थात नारीवाद का चलन ये कि जो लड़कियों का नाम चला आ रहा वही चलेगा, शादी के बाद उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी, घर गुस्सू क्यों हो, अर्थात ढोंग करने वाली, घर में घुसे रहने वाली क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होता। मैंने नहीं देखा, लेखिका कहती है कि अगर हम शादी के बाद नाम परिवर्तन करते हैं तो इससे कोई हमारे व्यक्तित्व का नुकसान नहीं होता, ऐसा मैंने अनुभव नहीं किया, ना ही इसको महसूस किया। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से अपना आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। तो लोग उनके पिताजी को कहते हैं आपकी बेटियां 5 हैं, उनके 5 के नाम से आपका मन नहीं भरा जो आपने उनके 2-2 नाम रख दिए। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। अर्थात लेखिका की जो छोटी बहन थी उनसे छोटी, वो सोचती थी तीसरे नंबर की कि जब 2 लिखने वाले हैं तो तीसरा कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। तो फिर बाद में जब 2 बेटियों, तीसरी बेटियों के बाद वापस 4थी और 5वीं भी हुई तो लोग उन्हें ताने मारने लग गए कि इनकी बेटियां कम है तो इनके 2-2 नाम रख लिए। तो उन तानों की वजह से वो दुखी हो चुके और जो 4थी और 5वें नंबर की जो बेटियां थी उनका नाम एक ही रखा, रेणु और अचला।
5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला, राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। अर्थात जो लेखिका से छोटी 2 बहनें थीं, उन्होंने तो लिखना शुरू नहीं किया, परंतु जैसे ही उनकी जो लास्ट वाली 5वें नंबर की जो बहन थी अचला और फिर भाई हुआ राजीव, वो वापस लेखन कला से जुड़ गए और समय के बदलते अनुसार अंग्रेजी भाषा का जब विस्तार होने लगा तो उनकी बहन ने अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया, परंतु उनका भाई हिंदी में ही लिखता था। नेक्स्ट देखते हैं। हम 4 लिखते थे और तमाम खानदान में पढ़ते थे, यानी कि वो चारों भाई बहन लिखते थे और पूरा परिवार, उनका खानदान जो था पढ़ता था। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता था। अर्थात लेखिका की जो रचनाएं थी वो उनके ससुराल में कोई नहीं पढ़ता था। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। अर्थात उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था कि मेरी लिखी हुई रचनाएं बाहर के लोग पढ़ते, परंतु मेरे घर में से कोई नहीं पढ़ता, मेरे ससुराल में से कोई नहीं पढ़ता। तो उन्हें इस बात को सहन करने में काफी समय लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। फिर उन्हें जब इसके बारे में पता चला कि जब लेखन कला की जाती है तो उसकी बुराइयां भी की जाती है, उनकी कमियां भी बताई जाती है, तो कम से कम घर के लोग तो इसकी आलोचना नहीं कर रहे। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। और लेखिका कहती है मैं अपनी नहीं उन बहनों के बारे में बातें करती हूँ जो इस धरती पर तो आई परंतु वो लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो। समझ में आता है, जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजू से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज्यादा ही जरूरत है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। तो लेखिका के पिता जब वो इतना मन लगा के लिखती थी तो लेखिका के पिता कहते थे तुम्हारा दम नहीं उठता है क्या, तुम्हें सांस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्या। कभी कभी इस प्रकार से उन्हें कमेंट करते थे। परंतु लेखिका कहती है कि जो हम लिखते हैं, हम बहनें शेर हैं, जो नहीं लिखती है, गैर लेखिका मतलब जो नहीं लिखती है, वो हमसे सवा शेर है। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी का भी। फायरिंग करना मतलब कार्य से निश्चिंत हो जाना मतलब कार्य कोई भी काम है उसको फटाफट निपटा देना। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही तो रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर। अर्थात अचला तो गाड़ी में बैठकर आ जाती थी, परंतु रेणु जो थी वो धीरे धीरे खरामा अर्थात धीरे धीरे पसीने में तरबतर होती हुई आती थी। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया। और जब अंग्रेज अधिकारी जो थे वो एक बार उन पर क्या करते थे कि किसी प्रकार से आरोप करते थे, तो वो हमेशा उन्हें एक पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे दिया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था, और जो कि एक मोटरसाइकिल वाला उसके हाथ में देकर जाता है और जिससे कि उसकी इज्जत बढ़ जाती है पड़ोस में, आस पड़ोस में। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने में भी परहेज था, और उसे पढ़ने लिखने से थोड़ा परहेज था, तो परीक्षा देने में भी उसको बहुत ही गुस्सा आता था मानो। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब कोई बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। और जैसे जैसे उसने स्कूल तो पास कर लिया, लेकिन जब कॉलेज शिक्षा बीए करने की जो बारी आई तो उसने एक तरीके से मानो मना कर दिया और अड़ गई। और पहले मुझे कहती है कि पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है और तभी मैं परीक्षा दूंगी। अब मुझे यकीन आ गया है कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगे। फिर जब वो कहती है कि नहीं, बीए करने का कोई मतलब तो बताओ, तभी मैं बीए करूँ, नहीं तो मुझे आगे नहीं पढ़ना। तो
उनकी माता से पूछती है तो माँ उसे मना कर देती है कि अपने पिता से पूछो। तो पिता कहते हैं कि अगर तुम बीए कर लोगी, पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी कर पाओगी, अच्छी शादी हो जाएगी, शादी कर पाओगी और लोग तुम्हें मान सम्मान देंगे, इज्जत देखेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कहा। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा और रेणु को इस प्रकार से कोई भी जो बातें थी वो विश्वसनीय, विश्वास लायक नहीं लगी, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए। तो रेणु ने जैसे तैसे बीए भी पास की, लेकिन अपने माता पिता की खुशी के लिए, उनकी स्वयं की कोई खुशी नहीं थी। यानी पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। और जिस प्रकार से उनकी माता बहुत ईमानदारी से सच बोलती थी, कभी किसी प्रकार का झूठ का सहारा नहीं लेती थी, वो अपनी माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वो मजाक कर रही होगी, इसीलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। और इस प्रकार से उसका स्वभाव ऐसा था। एक तो पढ़ने लिखने में रुचि कम थी थोड़ी सी, और दूसरी चीजें कि सच बोलने में सदा तत्पर रहती थी। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज तो पढ़ने जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसीलिए इम्तिहान में उसके कम और उसके शार्दिकों के ज्यादा नंबर आते। शार्दिक मतलब जिसको उन्होंने पढ़ाया, उसके शिष्य। पर अपने यहाँ सब चलता था, उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करूंगी। तो उसी से मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। और जो उनकी छोटी बहन थी तीसरे नंबर की चित्रा, तो पढ़ने में तो उसकी रुचि कम थी लेकिन दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा थी। और जब एक उम्र के अनुसार उनकी शादी का समय आया तो उन्होंने एक लड़का पसंद करके वो ऐलान कर देती है घर में कि कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो इससे। परंतु बात ये थी कि न तो उनके माता पिता ने डिसीजन लिया था न लड़के ने, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। सो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पतली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर अपने पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। अर्थात उसने अपने पिता के कहे अनुसार अपना पढ़ाई को जारी रखा, पढ़ाई भी की, पास भी हुई अच्छे नंबरों से, और शादी भी अपने घर वालों के अनुसार कर ली। परंतु जो बंदी बंदाई जो परपाटी थी उस पर वो ज्यादा नहीं चल पाई। घर बार में ज्यादा रुचि नहीं, और मंजू और मेरी तरफ उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोक लगा लिया। और कुछ समय बाद 30 वर्ष की उम्र के बाद जब उसे घर परिवार में ज्यादा रुचि नहीं रही तो उसने भी लेखन कला का कार्य प्रारंभ कर लिया। तो आज हमने देखा कि लेखिका के भाई बहनों के व्यक्तित्व के बारे में जाना। आज हम इस पार्ट 3 यहीं तक पढ़ेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है, इस पार्ट को पढ़ाए हुए को ध्यान पूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इनके आंसर लिखिए। आज का जो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, जिनके आंसर आपको नोटबुक में नोट करने। ठीक है, थैंक यू। पार्ट 4 के बारे में हम इसी पार्ट के पार्ट 4 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आगे के प्रश्न